सो हेलो एवरीवन। आवाज़ आ रही है क्या मेरी? एक बार ये बता देना आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। मुझे ऐसा डाउट लग रहा है कि पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं रहा है यहाँ पर। प्लीज़ कंफर्म मी कि मेरी आवाज़ आ रही है क्या क्लियरली। ओके। सो देखो, लास्ट लेक्चर तक हमने कुछ अपने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, है ना? सो 6 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं ऑलरेडी। आई थिंक मुझे ऐसी उम्मीद भी है कि आपने ये 6 क्वेश्चन प्रॉपरली रिवाइज भी कर लिए होंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को करने की यहाँ पर अब कोशिश करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को डिस्कस करेंगे। आई होप आपने ट्राई भी किया होगा क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो अगर आपने ट्राई किया होगा तो आपको मज़ा आया होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब फाइनल आंसर तक पहुँचे हो नहीं पहुँचे हो, इट डजेंट मैटर। आपने कोशिश की, आपने ट्राई किया, तो आपके दिमाग ने बहुत कुछ रिस्पॉन्ड किया होगा उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, बहुत सारी चीज़ निकल के आई होंगी, तो उन्हीं को डिस्कस करते हैं। चलो, तो बताओ क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट है क्या? मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट है क्या, या मैं ये बता दूं आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 7 का? अगर तुम मुझसे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर पूछोगे तो आंसर वुड बी, मैं यहां पर आंसर लिख रहा हूं। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिख रहा हूं मैं यहां पर। सो इट विल बी के इंटू mg r² के इंटू mg/r² अपॉन √3 रेज टू द पावर 1/2, या तो अंडर रूट लगा दिया। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7। अगर ये आया है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं, डिस्कस करेंगे यहाँ पर। क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है? अगर सॉल्व हो चुका है, ये आंसर आ चुका है, सो वेल एंड गुड। और अगर नहीं आया है तो डजेंट मैटर, बिल्कुल करेंगे सॉल्व। और डाउट क्या है अगर इस क्वेश्चन में, अगर आप सॉल्व कर रहे हो, आप बीच में अटक गए हो कहीं पर, आपसे नहीं हो पाया हो, तो बिल्कुल अब देख लेंगे। तो बताओ मुझे, दिक्कत है क्या क्वेश्चन नंबर 7 में? मतलब क्वेश्चन नंबर 7 आपसे हो गया क्या, आंसर आया, ये पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर दो। मतलब नहीं का मतलब क्या, पूछना ही नहीं है कि आंसर आया नहीं है? क्लियरली मेंशन करो, ऐसे ऐसे थोड़ी ना हो पाएगा। नहीं आया सर, ओके। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार समझते हैं, जिनका नहीं आया उनके लिए। टू आइडेंटिकल बीड्स ईच हैव अ मास m एंड चार्ज q। तो यहाँ पर देखो दो बीड है, एक ये रही और एक ये रही। ठीक है, आइडेंटिकल बीड है जिसका मास है m और चार्ज है q। When placed in a hemispherical bowl of radius r, so this is hemispherical bowl, ये जो आपको सामने दिख रहा है, this is hemispherical bowl।
जिसका रेडियस आर दिया है, ठीक है, with frictionless non-conducting walls the bead move and at equilibrium they are at distance r। तो इक्विलिब्रियम पर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच बीड। तो अब देखो जो क्वेश्चन दिख रहा है हमें, तो सबसे पहले तो अपने को क्वेश्चन में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। देखो ये वाला जो बॉल है ना, ये वाला बॉल और ये वाला बॉल, ये दोनों चार्ज बॉल है। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम इसका एफ देखते हैं कि एफ कैसे बनेगा, उसके बाद बात करते हैं। तो चलो भाई आपके सामने रखते हैं इसका एफ। ठीक है, तो अब आप अपने सामने इसका एफ देख सकते हो। ये देखो, ये रही पहली वाली बॉल और ये रही दूसरी वाली बॉल। ठीक है, दोनों बॉल आपके सामने दिख रही हैं। तो एक हेमीस्फेयर की वजह से, जिस सरफेस पर ये रखा है बीट्स, उसकी वजह से तो एक नॉर्मल फोर्स लग जाएगा। जो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये नॉर्मल फोर्स लग गया। ये पहली वाली बीट की बात मैं कर रहा हूँ। तो इस पर तो एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगा सरफेस, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगेगा इस बीट पर। इस दोनों बीट चार्ज है ना, तो ये वाली बीड इस वाली बीड को रिपल करेगी। ठीक है, तो ये वाली बीड इस वाली बीड को क्या करेगी भाई, रिपल करेगी। दूसरी वाली पहली वाली को रिपल करेगी। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एफ और नीचे एक एम लगेगा। ठीक है भाई, तो नीचे एम लगेगा क्योंकि मास को मेंशन किया गया है ना क्वेश्चन में। तो अगर मास को मेंशन किया गया है क्वेश्चन में, तो हम एक फोर्स एम भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर नहीं किया जाता तो नहीं करते, क्योंकि एम का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होगा। अब यहाँ पे बोला है करने को तो कर ले रहे, बात समझे। तो ये तो फ्री बॉडी डायग्राम दिख गया। किसी एक बीड के साथ भी आप काम कर सकते हो, है ना, मतलब किसी एक बीड का एफ बना दो, चल जाएगा काम। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इस वाली बीड का एफ बना दिया गया है। तो एक फोर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगा इस वाली बीड की वजह से, और एक नॉर्मल लग गया, और एक ग्रेविटेशन फोर्स लग गया एम। तो इसको थोड़ा यहाँ पर देखें, थोड़ा एनलार्ज करके, तो ये तीन फोर्स दिख रहे हैं पहली वाली बीट पर। हम यहाँ पे एक ही बीट कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि दूसरी वाली बीट भी तो आइडेंटिकल ही है। तो फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई चेंज नहीं आ रहा है इसके अंदर, दूसरी वाली बीट के अंदर। तो पहली वाली बीट का एफ बना दिया, एक नॉर्मल फोर्स, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, एक एम। इस वाले नॉर्मल के दो कॉम्पोनेंट कर लेंगे। वन विल बी एन कॉस 30 डिग्री, सो दिस विल बी एन कॉस 30 डिग्री एंड अदर विल बी एन साइन 30 डिग्री। तो फाइनली जो फ्री बॉडी डायग्राम ऑब्टेन हो रहा है आफ्टर डूइंग कंपोनेंट्स, वो ये हो रहा है। ओके, तो अब ध्यान दो, एन कॉस 30, क्योंकि ये बीड्स इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब टोटल फोर्स जीरो होगा इनके ऊपर। तो इसका मतलब एन कॉस 30 डिग्री तो एम के बराबर हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है दोनों के बीच में, वो एन साइन 30 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से दो इक्वेशन बना ली, एन कॉस 30 बराबर एम और एन साइन 30 बराबर एफ ई। तो दूसरे से पहले को डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड है ना, तो यहाँ पे दूसरे से पहले को हमने डिवाइड कर दिया। तो विल गेट टेन 30 इज इक्वल्स टू एफ ई अपॉन एम जी, है ना। और एफ ई की वैल्यू क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। भाई इन दोनों के बीच में क्या होगा, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच की डिस्टेंस है भाई आर। ठीक है, तो इनके बीच की डिस्टेंस है आर। ठीक है, और दोनों का चार्ज है बराबर 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 चार्ज है, आइडेंटिकल बॉल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिकल बॉल्स हैं, तो इसलिए चार्ज हो गया बराबर। तो एफ ई को लिख दो यहाँ पर। एफ ई क्या लिखा जाएगा, के क्यू वन क्यू टू, और क्यू वन क्यू टू बराबर है तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू एम जी। तो ये तो एफ ई आ गया अपॉन एम जी। तो यहाँ से थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करोगे, क्यू स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ जाएगी। फाइनली जो आंसर तुमको मिलेगा वो इतना मिलेगा। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो भाई, तो इसको अब तुम लिख लो यहाँ पे, इसका सोल्यूशन प्रॉपरली समझ के लिखो, समझ के कि एफ कैसे बनाया, और इसमें कहीं डाउट हो तो बताओ। ठीक है, तो यहाँ से लिखना चालू करो एफ से।
इसमें कोई डाउट नहीं है ना? प्रॉपरली समझ में आ गया हो तो बता देना, और नहीं आया तो भी बता देना। प्लीज रिपीट सेकंड लाइन। इतनी सारी लाइन है, कौन सी सेकंड लाइन है? नॉट गेटिंग योर पॉइंट। कौन सी सेकंड लाइन है? सेकंड लाइन कहाँ पर? फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम के बाद फोर्सेस बैलेंस करके इक्वेशन लिख के उसको सॉल्व करना है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है भाई। फ्री बॉडी डायग्राम बना के फोर्सेस लिखो, बैलेंस करो। आई एम नॉट गेटिंग विच इज सेकंड लाइन बिकॉज देर आर मल्टीपल लाइन्स। एन कॉस 30 mg के बराबर कैसे हो जाएगा? तुम ही सोचो कैसे बराबर हो जाएगा। ऊपर एक फोर्स एन कॉस 30 लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, तो एन कॉस 30 mg के बराबर नहीं होगा। ऊपर वाला नीचे के बराबर होता है और लेफ्ट वाला राइट के बराबर होता है जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं आता तुमको? पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अच्छे से कमांड करो। किसी और को कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना भाई। जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो पहले एफ बनाते हैं, उसके बाद एफ बना के फोर्सेस को और एक्स और वाई में तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्स और वाई में तोड़ लिया हमने। तो एक्स और वाई में तोड़ने के बाद एक्स वालों को बैलेंस कर देते हैं और वाई वालों को एक साथ बैलेंस कर देते हैं। मतलब ऊपर वाला नीचे के बराबर हो जाता है, लेफ्ट वाला राइट के बराबर हो जाता है। ये चीज़ है। ओके, आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू यू। ये हो जाए तो बताना, कंप्लीट कर लेना तो फिर बता देना, फिर आगे बढ़ेंगे। हो जाएगा तो बता देना ये वाला। सबने लिख लिया? सबका कंप्लीट हो गया ये? समझ में आ गया ना सबको? ये सिंपल सा क्वेश्चन है।
कोई भी क्वेश्चन होगा, तुम्हें करना क्या है, फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, एफबीडी बनाना, एफबीडी बनाना हमें, एफबीडी बना के उसके बाद फोर्सेस बैलेंस ही तो करने, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होंगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 8। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बताना है क्वेश्चन नंबर 8 या हो गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 मैं बता रहा हूं, सुनेंगे। देर आर 3 आइडेंटिकल स्मॉल बॉल्स, भाई 3 बॉल्स हैं एक जैसी, ईच ऑफ मास 0.1 ग्राम are suspended at one point on silk thread having a length L equals to 20 centimeter. What charges should be imparted to the balls for each thread to form an angle 30 degree with the vertical? तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब हो सकता है ये क्वेश्चन समझने में तुम्हें थोड़ी दिक्कत आए। अब समझो पहले ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। मैं एक हल्का सा फिगर बना रहा हूँ यहाँ पर, अगर तुमको समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी। एक सेकेंड ना, इसको हटाने दो पहले, उसके बाद इसका मैं फिगर बनाता हूँ तुम्हारे सामने। क्वेश्चन क्या इंटरप्रेट कराना चाह रहा है वो समझो पहले, उसके बाद ही तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है भाई 3 बॉल्स हैं, है ना, 3 बॉल्स हैं और उनको हमने एक ही पॉइंट से सस्पेंड कर दिया। जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, ये ठीक है, इस पॉइंट से 3 बॉल्स लटकी हुई हैं, 3 बॉल्स। तो मैंने क्या बोला कि एक बॉल तो भाई ये रही लटक गई, ठीक है, और जी एक बॉल ये ऐसे लटक गई, और ना एक बॉल ये ऐसे लटक गई। आप अपने सामने ये फिगर इमेजिन कर पा रहे हो? ये एक पॉइंट है जिससे 3 बॉल्स लटकी हुई हैं, लेकिन कंडीशन ये है भाई कि प्रत्येक बॉल वर्टिकल से 30 डिग्री का एंगल बनानी चाहिए। ठीक है भाई, वर्टिकल से 30 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। तो चलो भाई, हमने इसी बात पे वर्टिकल भी खींच दिया। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड रुको, ये नीचे चला गया। देखो ध्यान से, अभी क्वेश्चन भाग जा रहा है। ये फिगर इमेजिन कर पाए होगे ना तुम? अब देखो वर्टिकल से भाई 30 डिग्री का एंगल बोला जा रहा है। हाँ, क्वेश्चन तो समझ में नहीं आया होगा, सही बात है, कोई बात नहीं है ना, बढ़िया क्वेश्चन तो समझ में आने में थोड़ी सी समस्या होगी। चलो अब ध्यान दो, खैर अभी समझ जाओगे तुम, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो 3 बॉल हैं, एक पॉइंट से कनेक्ट कर गई, ये चीज़ तो समझ में आई होगी तुम्हें, ये चीज़ तो इमेजिन हुई होगी। अब भाई एक वर्टिकल लाइन खींच दे रहे हैं, है ना भाई, एक वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं। वेट करो, तो एक ये रही लो वर्टिकल लाइन खींच दी हमने ऐसे करके, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन हो गई। अब ये वाली जो बॉल है ना, इसको बॉल नंबर 1 बोल देते हैं, इसको बॉल नंबर 2 बोल देते हैं, और इसको बॉल नंबर 3 बोल देते हैं। तो 3 बॉल हो गई हमारे पास। अब ये वाली बॉल जो है, पहली वाली बॉल, इस वर्टिकल से ये जो एंगल है ये भाई 30 डिग्री का है, ठीक है, और दूसरी वाली बॉल भी भाई कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। सारी बॉल 30 डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री के भी होगा। और जो तीसरी बॉल है ये भी 30 ही बना रही है, इसको थोड़ा इमेजिन कर पाना तो अच्छा है। ये भी एंगल वर्टिकल से 30 डिग्री का है, ठीक है। आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई होगी अभी तक क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये एंगल 30 का है,
ठीक है, तीसरे और वर्टिकल के बीच में, दूसरे बॉल और वर्टिकल के बीच में एंगल 30 डिग्री का है, और पहले वाले और वर्टिकल के बीच में एंगल 30 डिग्री का है। ठीक है, यहाँ तक तो हम समझ। तो तीसरी वाली बॉल पर भी क्यू चार्ज होगा, पहली वाली बॉल पर भी क्यू चार्ज होगा। ठीक है, हम भाई फ्री बॉडी डायग्राम पहली वाली बॉल का बनाएंगे। तीनों बॉल इक्विलिब्रियम में, मतलब तीनों बॉल पर टोटल फोर्स जीरो है। और एक चीज़ और बता दूं, तीनों बॉल आइडेंटिकल हैं, एक जैसी हैं। तो किसी भी एक बॉल को पकड़ के उसका डिस्कशन कर लो, तीनों बॉल ऑलरेडी डिस्कस हो जाएंगी, क्योंकि तीनों बॉल तो एक ही जैसी हैं। ठीक है, तो देखो दूसरा वाला बॉल जो है ना, वो कैसा फोर्स लगाएगा पहले वाले बॉल पर। दूसरा वाला बॉल ऐसे फोर्स लगाएगा पहले वाले बॉल पर। इमेजिनेशन नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा, भले ही मैं कितना भी बढ़िया फिगर बना लूँ। ठीक है, वैसे भी घटिया फिगर बनाया मैंने। ठीक है, अब तीसरी वाली बॉल जो है ना, पहली वाली बॉल पर कुछ ऐसे फोर्स लगाएगी, रिपल्शन करेगी ना, आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स। इफ यू कैन इमेजिन इट विल बी मोर बेटर। ये मतलब फिगर फिगर से समझ में आना बहुत कम है यार, है ना। पता नहीं बढ़िया फिगर बना पा रहा हूँ कि नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो, क्यू चार्ज पार्टिकल मतलब पहली वाली बॉल पर जो फोर्स एग्जर्ट करेगा सेकेंड और तीसरा वाला बॉल, वो कुछ ऐसे करेगा, और दोनों फोर्स जो होंगे ना एक जैसे होंगे, क्योंकि जैसे ही सेकेंड वाली बॉल है वैसी थर्ड वाली बॉल, तो फोर्स भी आइडेंटिकल होंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, मुझे पहले ये कंफर्म करो यहाँ तक समझ में आया, क्योंकि अगर यहाँ तक नहीं समझ में आया फिर आगे की कहानी बेकार हो जाएगी। पहले बोलो यहाँ तक समझ में आया। भाई आप मुझे कंफर्म कर दो यहाँ तक समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ें सबको। चलिए भाई, तो आपको समझ में आ गया, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया। अब देखो, अब ये स्ट्रिंग है ना, ये थ्रेड है, ये जो है, ये जो हमने बॉल ये बनाया है, ये भाई ये क्या है, ये थ्रेड है, ये धागा है। ठीक है, ये धागा है। एक सेकेंड हाँ। भाई ये धागा है ना, लिखा ही नहीं गया है अभी। चलो ऐसे लिख देते हैं माउस से। तो ये थ्रेड है। ठीक है, अब देखो ये जो थ्रेड है ना, ये बॉल पर एक टेंशन भी तो एक्सर्ट करेगा ऊपर की तरफ अपनी साइड, ऐसे करके कुछ, देख पा रहे हो। ये एक टेंशन फोर्स एक्सर्ट होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे एक टीवी लग गया। तो देखो बॉल के ऊपर तीन फोर्स तो आपको दिख गए, एक भाई ये फोर्स है, एक ये वाला रिपल्सिव फोर्स है, और एक ये टेंशन है। ये तीन फोर्सेज आपको समझ में आ गए। एक और फोर्स लगेगा, क्योंकि मास की बात करिए क्वेश्चन में, तो अगर मास की बात करिए तो mg भी लगा देंगे नीचे की साइड। तो लो लगा दो, इसी बात पे नीचे लगा दो mg। ठीक है, तो नीचे लगा दिया हमने mg। एक सेकेंड, ये है m और ये है g। ठीक है, तो सारे के सारे फोर्स हमने बना लिए, मतलब ये तो बन गया एफ बी डी। थोड़ा एफ बी डी को किनारे बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा एफ बी डी को हम किनारे बना लेते हैं। ये रही हमारी लाल सी बॉल। ठीक, और इस पर सारे फोर्सेस को दर्शाया जाता है। एक तो फोर्स ये रहा, ठीक है, एक भाई ये रहा, एक ऐसे करके लग रहा है टेंशन, ये है एफ, ये भी एफ,
और एक नीचे की तरफ लग रहा है mg। ठीक है, ये फोर्सेस आपको ठीक है दिखने लगे होंगे। जो जो फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं वो फोर्सेस आपको नज़र आने लगे होंगे। तो यहाँ पे क्या है, एम जी है। चलो ठीक है, थोड़े टेढ़े मेढ़े जरूर होंगे लेकिन समझ में आ रहा होगा तुमको। चलो, तो अब ये जो फोर्स है ना, ये वाला एफ और ये वाला एफ, पहले हम इनके रिजल्टेंट की बात करते हैं। इनका रिजल्टेंट देखो, ये एक प्लेन में ये जो है ना, ये पूरा एक प्लेन है। आई होप ये बात आप समझ पा रहे होगे। ये पूरा एक प्लेन है। ये एक प्लेन है। आई होप ये बात समझ पाया ना, ये प्लेन है। तो ये प्लेन है, ये भी तो एक प्लेन में ही होंगे ये दोनों फोर्स। तो ये वाले दोनों फोर्स एक प्लेन में होंगे, तो इसका एक कंपोनेंट तो ऐसे हो जाएगा एफ का, और एक कंपोनेंट ऐसे ये ऊपर नहीं है वर्टिकली अप नहीं, ये वाला वर्टिकली अपवर्ड नहीं है, ये प्लेन में हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये जो है ना ये वाला, एक्चुअली ये जो है ना, ये पूरा ये एक प्लेन है। ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, और ये छत है, ये छत का पॉइंट है, ये सीलिंग, यहाँ से पंखा टंगा है ऐसा मानो। और ये एकदम ये नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला जो है ना, ये पूरा ये नीचे का हिस्सा है। ठीक है, ये समझ गए हो ना। ठीक है, अब ध्यान दो, थोड़ा सा इसको और समझते हैं अच्छे से, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। सवाल ही अच्छा है। ठीक है, चलो भाई, तो इमेजिन करो, तो इमेजिन करो, ये देखो, ये जो फोर्स है ना, ये वाला फोर्स और ये वाला एफ, ये दोनों एफ है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो इनके दोनों कंपोनेंट भी तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही रहेंगे, वर्टिकल में तो आएगा नहीं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इस वाले फोर्स का ये वाला एक कंपोनेंट होगा, और इस वाले फोर्स का ये वाला एक कंपोनेंट होगा। तुम्हें लगता है ना कि ये वाला और ये वाला तो कट जाएगा, आमने सामने होंगे, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट तो कट ही जाएगा। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, तुम अपने आप से लिख लेना, इसको मैं मिटा दे रहा हूं यहां से अभी। ठीक है, अब हमारे पास कौन से दो कंपोनेंट बचेंगे भाई? हमारे पास इस फोर्स का एक तो इधर वाला कंपोनेंट बचेगा, ठीक है, और इस फोर्स का भी इधर वाला कंपोनेंट बचेगा। ठीक है, मुझे लगता है ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखो कैसे, कितना कंपोनेंट बचेगा, एंगल कितना होगा, ये सारी बातें देख लेते हैं। तो देखो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा, पहले ये वाला एंगल समझिए, ये वाला एंगल कितना होगा। ठीक है, तो अब ध्यान दो, थोड़ा सा गौर करो। एक्चुअली में क्या है ना, ये सारी चीज़ें आइडेंटिकल हैं, तो जितनी डिस्टेंस ये होगी, ये वाली 1 और 2 के बीच में, मानते हो उतनी डिस्टेंस 2 और 3 के बीच में भी होगी, क्योंकि तीनों बॉल आइडेंटिकल है ना, एक जैसी हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर आइडेंटिकल हैं। तो फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल के बीच की डिस्टेंस, सेकंड बॉल थर्ड के बीच की डिस्टेंस, और थर्ड और फर्स्ट के बीच की डिस्टेंस बराबर होगी। ठीक है, तो भाई ये वाला एंगल 60 डिग्री आएगा ना, ये वाला एंगल 60 डिग्री आ जाएगा, ये मानते हो, क्योंकि ये वाला एंगल भी तो 60 डिग्री होगा, ये वाला ये देखो, ये एक सेकेंड रुको, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये वाला भी एंगल तो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वाला एंगल 60 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला ऐसे बांट दो ऐसे। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक 30 आ गया। अब देखो, ये मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल। ठीक है भाई, तो ये वाला एंगल हो गया अपना 30 डिग्री का एंगल आ गया है। तो अब देखो, इसका मतलब हो गया कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये कितना हो गया, एफ कॉस 30। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया, एफ कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो और दूसरा वाला भी कितना हो जाएगा, एफ कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये वाला भी एफ कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस साइड में अब थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, और नीचे। ध्यान दो, अब क्या करते हैं हम, एक बार फिर से इसी बॉल को बना लेते हैं।
थोड़ा सा और समझते हैं। ये रही हमारी लाल वाली बॉल, और इस पर जो भाई लग रहे हैं फोर्सेस, इधर फोर्स लग गया 2F cos 30 डिग्री। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी तुम्हें। 2F cos 30 डिग्री, ठीक है। ये 2F cos 30 डिग्री आ गया। नीचे कितना फोर्स लग रहा है, mg, ठीक है। नीचे कितना फोर्स लग रहा है, mg। बात समझे। और ये इधर कितना फोर्स लग रहा है, ये फोर्स टेंशन। ये इधर फोर्स टेंशन लग रहा है। यहां तक समझ में आया। पहले कंफर्म करो यहां तक सारी चीजें समझ में आई, क्योंकि नहीं अगर बीच में कुछ फंस गया तो मुझसे दोबारा पूछोगे तो दोबारा बताने लायक होगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ ख़त्म होगा क्या मालूम। तो मुझे पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया, ये चीज़ समझ में आई अभी तक। कंफर्म करो ये चीज़ समझ में आई है कि नहीं तुम्हें। चलो अच्छा है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अब देखो ये सारे अब तो हमने बहुत सिंप्लीफाई कर लिया इसका एफबीडी, ठीक है। अच्छा ये वाला जो फोर्स है ना, ये किस एक्सिस के अलोंग है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। ये वाला फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। और ये वाला फोर्स mg किसके अलोंग है, ये वाई एक्सिस के अलोंग है। ये ना तो एक्स एक्सिस के अलोंग है टेंशन, ना वाई एक्सिस के अलोंग है। ये थ्री डायमेंशनल, ये ऊपर उठा है थोड़ा सा, समझ गए, ये ऊपर उठा है थोड़ा सा। अब इसके भी हम कंपोनेंट करेंगे, टेंशन के हम कंपोनेंट करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो टेंशन के कंपोनेंट कैसे होंगे वो चीज़ समझो थोड़ा सा। तो अब टेंशन देखो, इमेजिन करो टेंशन कैसे लग रहा है। ये रहा, ये स्ट्रिंग पे टेंशन ऐसे लग रहा है, तो इसका एक तो ऊपर कंपोनेंट आ जाएगा ऐसे करके, और एक ऐसे कंपोनेंट आ जाएगा, ये ठीक है। तो अब ध्यान दो, अब ये एक्चुअली ये वाला जो एंगल है, ये वर्टिकल से ये स्ट्रिंग कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री बना रही है। ये देखो ये वर्टिकल है ना, ये वर्टिकल है, थोड़ा सा टेढ़ा बना है, ये वर्टिकल है, एकदम सीधा है। तो यहाँ से ये वाली स्ट्रिंग कितना एंगल बना रही है, ये वाला एंगल, ये देखो 30 डिग्री है। तो अगर मैं ऐसे बना दूं, ये ऐसे करके, कुछ ऐसे करके, ये ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये भी तो 30 डिग्री होगा, समझे। तो ये वाला एंगल कितना हुआ, ये वाला एंगल, ये भी तो 30 डिग्री हुआ, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि भाई ऊपर कंपोनेंट कितना हो गया, टी कॉस 30 डिग्री, है ना। ऊपर कंपोनेंट कितना हो गया, टी कॉस 30 डिग्री। एक सेकंड, ये लिख नहीं रहा है सही से, तो थोड़ा सा करना कोऑपरेट। तो ये हो गया टी कॉस 30 डिग्री, ठीक है, ऊपर। और इधर कितना हो जाएगा, टी साइन 30 डिग्री। इधर वाला एंगल, इधर वाला कंपोनेंट टेंशन का कितना हो जाएगा, टी साइन 30 डिग्री। ये वाला हो गया टी साइन 30 डिग्री। तो अब हमने सारे कंपोनेंट कर लिए हैं, ठीक है। टेंशन के भी कंपोनेंट हो गए, एफ के भी कंपोनेंट हो गए, ठीक है। तो अब ये बॉल क्या है, एक्चुअली इक्विलिब्रियम में है। तो अगर ये बॉल इक्विलिब्रियम में है तो टी साइन 30 को हम किसके बराबर करेंगे, 2F cos 30 के बराबर करेंगे। और टी cos 30 को किसके बराबर करेंगे, mg के बराबर करेंगे, ये ठीक है। चलो अब यहां तक तो हम लिख लेंगे, मान लो। चलो एक सेकंड, ये देखो यहीं पर करते हैं इस चीज़ को, यहीं पर लिखते हैं। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे टी साइन 30, वेट, इसको मैं नीचे दिखाता हूँ।
शायद यहाँ पर भी बनाया होगा। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर चलो, मतलब देखो ध्यान से यार तुम, एक्चुअली ये टी साइन 30 को हम लिखेंगे 2f cos 30 डिग्री के बराबर। तो एक सेकंड, लिखने में थोड़ी सी हो रही है प्रॉब्लम, मुझे अभी दिक्कत हो रही है लिखने में, लिखा नहीं रहा है। तो ध्यान दो, थोड़ा माउस से लिख रहा हूँ, धीरे हो, इसीलिए धीरे जा रहा है थोड़ा। टी साइन 30 डिग्री को बराबर कर देंगे हम किसके, 2f cos 30 के। ठीक है, 2f cos 30 के। ठीक है, ये तो एक इक्वेशन बन जाएगी। करना खुद से सॉल्व, मैं बस बता दे रहा हूँ। और t cos 30 को mg के बराबर कर दोगे तो वापस से लिख दिया t cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू एम जी। ये दोनों इक्वेशन वापस से तुमको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो यहाँ से दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा तुम्हें, tan 30। ठीक है, दोनों इक्वेशन को भाई डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 2f cos 30 अपॉन एम जी। ठीक है, ये मिल जाएगा 2f cos 30 डिग्री अपॉन एम जी। इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये मिल गया tan 30 इक्वल्स टू 2f cos 30 डिग्री अपॉन एम जी। अब यहाँ से बस हमें करना क्या है, f की वैल्यू को लिखना है। ठीक है, इस f की वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो f की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, f क्या है, f क्या है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब थोड़ा सा फिर से समझो इस चीज को। देखो एक्चुअली में फर्स्ट वाली बॉल और सेकंड वाली की बॉल के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ये हमको यहाँ से लिखना है, फर्स्ट वाली बॉल और सेकंड वाली बॉल के बीच में। तो अभी देखो, पहले तो हमें ये वाली डिस्टेंस पता करनी होगी, ये वाली डिस्टेंस की पहले और दूसरे के बीच में ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस, तब जाके हम फोर्स लिख पाएंगे। क्योंकि हम ये तो लिख देंगे F इज इक्वल्स टू के इंटू क्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर भी तो लिखना होगा। तो पहले इनके बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है भाई, इनके बीच की पहले हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब देखो वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं, यही एक टास्क बचा है बस, कि इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकले। ठीक है, तो सुनो, थोड़ा अच्छे से सुनना इस चीज़ को भी, मैथमेटिक्स है इसमें। अब देखो ध्यान से, एक्चुअली में ये जो है, ये वर्टिकल, ये जो तुम्हें वर्टिकल दिख रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट, ठीक है, हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो हमने क्या किया, दूसरे वाली बॉल से इस वाले पॉइंट को जोड़ दिया। ठीक है, और दूसरे वाले बॉल से इस वाले पॉइंट को हमने जोड़ दिया, इस ऐसे लाइन से। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को हमने पहले वाली बॉल से भी जोड़ दिया ऐसे करके। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा जूम कर देता हूँ इस चीज़ को मैं, तब समझ में आएगा तुम्हें अच्छे से। जस्ट अ सेकेंड, अब रुको, अब मैं अच्छे से इसको समझाता हूँ, पहले ध्यान देना। अब ध्यान दो, दूसरे वाले बॉल से हमने इस पॉइंट को जोड़ दिया और पहले वाले बॉल से हमने इस पॉइंट को जोड़ दिया, मतलब पहले वाले बॉल से भी इस वाले पॉइंट को जोड़ दिया। कौन सा वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, जो वर्टिकल वाला पॉइंट है ना, जहाँ से स्ट्रिंग ये वाली, मतलब ये वाली लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझो।
अब देखो क्वेश्चन में ये चीज़ दी है कि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 हुआ ना, ठीक है। चलो, तो अगर ये 20 हुआ फिर ये भी 20 हुआ, सारा कुछ 20 है ना। अब देखो वापस से, तो अब ये वाला ट्रायंगल तुम देखो, ट्रायंगल का नाम दे रहा हूँ मैं, ये वाला पॉइंट ए है, ठीक है। सेकंड वाले बॉल को बी बोल देते हैं, ठीक है। और इस वाले पॉइंट को सी बोल देते हैं, ये वाला पॉइंट जो है। तो यहाँ पे तुमको 3 पॉइंट दिख रहे होंगे ए बी सी, ये तो ट्रायंगल ए बी सी देखो, ट्रायंगल ए बी सी तुम, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी में ये तो 90 डिग्री होगा ये वाला एंगल, ठीक है। एक सेकेंड, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा ना, ये वाला एंगल, ये, ठीक है। और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल तो ऑलरेडी पता है तुम्हें 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना हुआ, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये ए बी की लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, ए से बी की लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये वाला 20 का कंपोनेंट होगा ना बी सी, तो बी सी की लेंथ अगर मेरे को फाइंड आउट करनी है, अगर मुझे लिखना है कि बी सी की वैल्यू कितनी होगी, देखो ध्यान से, बी सी की वैल्यू कितनी होगी, तो बी सी कितना होगा 20 cos 60 होना चाहिए, 20 cos 60 होना चाहिए, ठीक है भाई। यहां तक कंपोनेंट समझ में आया कि 20 cos 60 होगा, बी सी की वैल्यू 20 cos 60 होगी, वेरी गुड। ऐसे ही करके अगर बी सी 20 cos 60 है, तो ये वाला पॉइंट, ये पहली वाली जो बॉल है, पहली वाली बॉल और सी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, फर्स्ट बॉल और सी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस भी 20 cos 60 होगी ना। तो देखो ये वाली साइड भी 20 cos 60 आ गई और ये वाली भी साइड 20 cos 60 आ गई, समझ गया क्या, ये चीज समझ में। तो अब मेरे को ये चाहिए, पहली वाली और बॉल और दूसरी वाली बॉल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ठीक है। 20 cos 60 कितना होगा 10 होगा, cos 60 1/2 होता है, ठीक है। तो अब देखो बी और सी के बीच की डिस्टेंस भी 10 आ गई और फर्स्ट वाली बॉल और सेकंड वाली, फर्स्ट वाली बॉल और सी पॉइंट के बीच की भी डिस्टेंस 10 आ गई। ध्यान से सुनना पेशेंटली, ठीक है। तो बी और, फिर से सुनो, बी और सी के बीच की डिस्टेंस 10 आ गई, मतलब ये भी डिस्टेंस, बी और सी के बीच की डिस्टेंस 10 आ गई, ठीक है। और पहली वाली बॉल और सी के बीच की भी डिस्टेंस 10 है, ठीक है। तो देखो एक ऊपर एक मैंने ट्रायंगल बनाया है इस तरीके से, ये 10 है, ये भी 10 है, ठीक है। मेरे को ये चाहिए, तुम्हें समझ में आ रहा है, ये चाहिए। और ये पता है ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा 120 डिग्री। कैसे पता 120 होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये देखो ये वाला पॉइंट यहाँ है, ये इससे भी जुड़ेगा थर्ड वाली बॉल से, सेकंड वाली बॉल से भी और फर्स्ट वाली बॉल से भी। मतलब ये जो सी पॉइंट है ना, सी पॉइंट, ये तीसरी से भी जुड़ेगा, थर्ड बॉल से भी जुड़ेगा, ये सेकंड बॉल से भी जुड़ेगा और ये फर्स्ट बॉल से भी जुड़ेगा और सिमिट्रिकली जुड़ेगा। तो तीनों एंगल कितना निकल के आएगा 120 आएगा, ठीक है। तो ये एंगल 120 आ गया, ठीक है, सारा एंगल। तो ये वाला एंगल भाई कितना होगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, ठीक है। ये वाला एंगल 30 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये 10 है, तो अब फिर से क्या करो ना, फिर से ऐसे करके एक परपेंडिकुलर खींच दो, ठीक है। तो बस ये वाली साइड कितनी निकल के आएगी, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड कितनी आएगी 10 cos 30, मानते हो 10 cos 30। और ये वाली साइड कितनी निकल के आएगी 10 cos 30। तो अब हमें फाइनली ये पता चल गया कि बी वाली बॉल मतलब सेकंड वाली बॉल और फर्स्ट वाली बॉल के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो कितनी डिस्टेंस निकल के आई है, तो ये तो हो गया 10 cos 30,
ठीक है, ये हो गया 10 cos 30। सिमिलर टू दैट दूसरी वाली भी डिस्टेंस कितनी हो गई, 10 cos 30। और ये वाली भी डिस्टेंस कितनी हो गई, इतनी हो गई। ठीक है, तो दोनों डिस्टेंस 10 cos 30 आ गई, तो दोनों पार्टिकल के मतलब पहली वाली बॉल और सेकंड वाली बॉल के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 20 cos 30। ठीक है भाई, तो अब ध्यान दो, फिर से मैं बना रहा हूँ, ये सेकंड वाली बॉल है और ये फर्स्ट वाली बॉल है। सेकंड वाली और फर्स्ट वाली बॉल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है भाई, 20 cos 30। ठीक है, अब देखो इतनी सारी चीज़ें तुमने निकाल ली, अब इतनी सारी चीज़ों में अब एफ की वैल्यू क्या रखना है, के सेकेंड वाली बॉल पर कितना चार्ज है, क्यू फर्स्ट वाली बॉल पर कितना चार्ज है, क्यू। तो के इंटू क्यू, तो एफ की वैल्यू क्या लिखोगे तुम, मैं वो लिख दे रहा हूँ। एफ की वैल्यू लिखोगे के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और आर क्या लिखोगे, 20 cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये भाई एफ की वैल्यू यहां पर सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक है, और सारी वैल्यू रख दोगे जितनी भी क्वेश्चन में दी हुई हैं, तो तुम्हें क्यू की वैल्यू निकल जाएगी। यहां से क्यू की वैल्यू निकाल लोगे तुम, जो भी होगी। अब मुझे बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या। ठीक है, खुद से करोगे तो आ जाएगा, समझने वाला पार्ट तो यहीं तक था। लिखना होगा तो कुछ लिख लेना इसमें से। ठीक है, अपने हिसाब से डायग्राम बनाना चाहते हो तो बना लो यहाँ से। मुझे ये कंफर्म करो, क्वेश्चन समझ में आया क्या तुमको। जो मैंने बताया है वो चीज़ समझ में आई, आई हो समझ में, तो अब एक एक करके लिख लो। बहुत बढ़िया। ठीक है, कहीं जूम करवाना हो तो बताना, वहाँ कर दूंगा। पहले तो ये वाला फिगर बना लो, ये वाला फिगर। ठीक है, अपने हिसाब से बनाओ, थोड़ा अपना इमेजिनेशन बढ़ा के बनाओ। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था ये, लास्ट क्वेश्चन तो थोड़ा अच्छा ही रहेगा। नहीं, 3 × 10⁻⁴ नहीं आ रहा है आंसर, इसका लिख लेना। इसका आंसर है 3.3 × 10⁻⁸। ठीक है, इसका आंसर है भाई 3.3 × 10⁻⁸। लो लिख दिया तुम्हारे लिए, 3.3 × 10⁻⁸। निकाल के देखना, आ जाएगा इतना आंसर। 3.3 × 10⁻⁸। हो जाए तो बता देना। आर की वैल्यू की लास्ट स्टेप ये है कि
ये देखो एक ट्रायंगल बनाया हमने यहाँ पर, ये ट्रायंगल, पता नहीं तुमको ये चमक रहा है कि नहीं चमक रहा। ये वाला ट्रायंगल बनाया हमने जिसमें दोनों साइड 10-10 सेंटीमीटर हो गई। तो उसके बाद हमने कंपोनेंट कर दिया, ये वाला जो चीज़ होगा, ये वाला इतना पार्ट, ये हो जाएगा 10 cos 30 डिग्री, और ये वाला भी पार्ट हो जाएगा 10 cos 30 डिग्री, ये भी एंगल 30 डिग्री होगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो जब ये खत्म हो जाएगा ना, वापस से भगा के यहीं पर आके देख लेना, फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेना अगर अभी दिक्कत हो रही हो। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है यार, ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मुझे बता देना कम।
चाहे तो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल ही लो, फिर मुझे बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के मुझे बताओ कितना आ रहा है। इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व कर लो और ये बताओ फिर कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लो आराम से। ये सोच लो हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहाँ पे कोई दिक्कत है। ठीक है, उसको कंफर्म करो और उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, टेक योर टाइम, आराम से टाइम लो, आराम से मोबाइल साइड में रख दो, उसके बाद सॉल्व करो प्रॉपरली, उसके बाद बात करते हैं। हो जाए बता देना मुझे। ठीक है,
आंसर आया इसका? आंसर मुझे बताओ, आंसर आया इसका? आंसर आया क्या? आंसर कंप्लीट तो चलो हो गया होगा, आंसर आ ली मतलब तुमने सॉल्व करके आंसर निकाला? आंसर ये सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने के बाद इनकी वैल्यूज़ रखो, उसके बाद देखो आंसर क्या आ रहा है। चलो अच्छा ठीक है, सॉल्व कर लेना। चलो एक थोड़ा सा टॉपिक पढ़ते हैं आज, उसके बाद फिर बंद करते हैं इसे। चलो बहुत बढ़िया, तो ध्यान दो, सुनो। हम अपना एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से अब शुरुआत होगी इस चैप्टर की। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत देर तक चलने वाला टॉपिक है। सो स्टार्ट करें? बोलो, स्टार्ट किया जाए? चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब सुनो समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जैसे मान लो आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और वो कहीं रखा है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल है और वो कहीं रखा है, तो होगा क्या कि उसके सराउंडिंग में जो भी रीजन है, मतलब इस चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में जो भी रीजन है, जो भी एरिया है, ठीक है, उसके अंदर अगर हम किसी और चार्ज पार्टिकल को ले आए, तो या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन फील होगा। जैसे ये चार्ज पार्टिकल है, तो ये अपने चारों तरफ, इसके चारों तरफ एक ऐसा रीजन बन गया है जिसके अंदर कोई दूसरा अगर चार्ज पार्टिकल आए, तो वो इसको, मतलब ये वाला चार्ज पार्टिकल उसको या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपल करेगा। इतना समझते हो? तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ एक जाल बिछा देता है, ऐसे समझो। एक चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने सराउंडिंग में अपने चारों तरफ एक जाल बिछा लेता है। उस जाल के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल आया, दूसरा भी चार्ज पार्टिकल आया, तो या तो वो अट्रैक्शन फील करेगा या रिपल्शन फील करेगा, मतलब उस चार्ज पार्टिकल पर भी फोर्स लगने लगेगा। और वो कौन लगाएगा? वो ये वाला पार्टिकल लगाएगा, ठीक है। तो रीजन सराउंडिंग एनी चार्ज पार्टिकल, किसी भी चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में जो भी रीजन होगा इन विच एनी अदर चार्ज में एक्सपीरियंस सम फोर्स, ठीक है, उस रीजन को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक रीजन है किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ। बहुत सिंपल सी बात है, चार्ज पार्टिकल है तो उसके चारों तरफ जो भी रीजन है ना, उसको हम उस रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले समझो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इस चार्ज ने अपने चारों तरफ एक जाल बिछा लिया है, जाल बिछा लिया मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल आएगा तो उस पर ये फोर्स लगाने लगेगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? दिस रीजन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज क्यू। तो ये जो पूरा इतना बड़ा सा रीजन बना रखा है मैंने, ये क्या है? ये रीजन क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड? चार्ज क्यू का, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? समझ में आई तो लिखो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है।
ये लिख के हो जाए तो बताओ, ठीक है, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी बस इतना समझो, एक चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का जो भी रीजन है, उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड? उस चार्ज पार्टिकल का, ठीक है, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो हो गया ना ये। चलो ध्यान से आगे समझते हैं। ये तो समझ में आ गया एक चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। अब आगे देखो, एक सेकंड रुक जाओ। चलो अब देखो, कुछ पॉइंट्स लिखेंगे यहाँ पर, कुछ नोट करके पॉइंट्स लिखेंगे। ध्यान से मेरी बात सुनो। बेसिकली देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में किसी भी चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो कहीं ना कहीं उस चार्ज पार्टिकल की स्ट्रेंथ के बारे में भी दर्शाता है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि इस चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया जाए, तो इसका जो इसके रीजन में अगर कोई चार्ज पार्टिकल, दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है, तो उस पर ये ज़्यादा तेज़ी से फोर्स अट्रैक्ट कर पाएगा। तो अभी के लिए ये बात सुनो कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर चार्ज की स्ट्रेंथ को भी दर्शाता है, ठीक है। जो उसके आसपास का रीजन होता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूर बोलते हैं, लेकिन उस रीजन को हम एक लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी के लिए सुनते रहो ऐसे ही। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक रीजन तो है ही सही। अब चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग का जो भी रीजन है, उसको हम एक पर्टिकुलर लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मान लो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल, तो इससे हम बहुत सारी लाइंस बना देंगे। एक सेकेंड ना, जैसे मान लो कोई लाइन ऐसे जा रही होगी, कोई लाइन ऐसे जा रही होगी, कोई लाइन ऐसे जा रही होगी। तो ऐसे प्रत्येक चार्ज पार्टिकल का कुछ ना कुछ लाइन पैटर्न होगा, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, ये बात अभी के लिए याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल। किसी भी चार्ज पार्टिकल की स्ट्रेंथ को बताता है। वो कैसे बताता है ये चीज़ हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट और लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है ना, आज इस स्ट्रीम को यहीं ख़त्म करते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो रही है लिखने में, सही से लिखा रहा नहीं है, ठीक है।
तो मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, हम यहीं तक कर लेना आज। ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उनको कर लेना, आज रात में कुछ क्वेश्चंस और दूंगा कूलम्स लॉ के ऊपर, तो उनको भी सॉल्व कर लेना कूलम्स लॉ के ऊपर। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वापस से डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, अभी के लिए इतना जानो, एक चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में जो भी रीजन है उस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इतना लिख लो, इसको यहीं ख़त्म करते हैं आज, प्रॉब्लम हो रही है सिस्टम में कुछ। चलो तो यहाँ तक कर लेना, और ठीक है, वहाँ वहाँ से क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट करके उसको सॉल्व कर लेना।